दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो कल वैसे भी बहुत चीजें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता चुके थे, अब आज आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। ध्यान दीजिए, कल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल के वीडियो में हम बता चुके थे, कल के क्लास में जो भी था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, माने 1296 में क्या गद्दी पर बैठा? गद्दी पर बैठने के बाद 4 प्रमुख चीजों का एक घोषणा किया। उस 4 प्रमुख यानी प्रमुख घोषणा किया। उस घोषणा में सबसे पहली इसकी घोषणा थी अस्थाई गुप्तचर का, अस्थाई गुप्तचर की स्थापना। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद इसके 4 प्रमुख घोषणा थे, यानी 4 आदेश थे। सबसे पहला वाला जो था अस्थाई गुप्तचर का स्थापना करें। उसके बाद ये शराब पर बैन लगाया। शराब पर जो क्या बैन लगा दिया। और क्या किया था? ये छोटे जो त्योहार थे उस पर बैन लगा दिया। और जो ये था खालसा भूमि जो था, और एक ये था अमीरों से जो मिलने के लिए बैन लगा दिया। देखिए, इन चारों चीज की जो ये घोषणा किया था, कुछ इसका उद्देश्य रहा होगा। बात समझिए, अगर आज की डेट में भी अगर सरकार या कोई भी जो भी नियम लाते हैं, उस नियम लाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो आज हमें जानेंगे इसके जो 4-5 प्रमुख घोषणा थे, वो कारण क्या था, इसका उद्देश्य क्या था लाने। तो देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये खिलजी वंश में सबसे ज्यादा तक, यानी सबसे ज्यादा दिन तक शासनकाल करने वाला यही था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, यानी 20 साल तक ये क्या किया था? अकेले शासन किया था ना। तो 20, और हमने बताया ही था पिछली क्लास में कि जो खिलजी वंश का जो है पूरा शासनकाल 30 वर्ष का, और 30 वर्ष में अगर ये 20 वर्ष तक शासन किया, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता रही हो। बात समझे, अगर आज के डेट में देखे, अभी जैसे राजनीति में ही देखा जाए, अगर कोई प्रधान है, अगर वो बार बार अपने ग्राम सभा से चुनाव जीत रहा है, तो इसका मतलब क्या, उस प्रधान के अंदर कोई ना कोई क्या होगी, अच्छी योग्यता होगी ना। यानी वह अपने क्या भविष्य में भी प्रधान बने, इसलिए वह तरह तरह के क्या करता है, अपना जो है तरह तरह का दिमाग लगाता, हम अपने जो है ग्राम सभा में किस तरह का विकास करें कि आने वाले कल में भी हम प्रधान बने। उसी तरह जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका उद्देश्य था कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे आने वाले कल में क्या है, हम एक अच्छा राजा बने रहे। तो जब ये राजा बना, तो ये क्या किया? अस्थाई गुप्तचर का निर्माण। अस्थाई गुप्तचर का मतलब जासूस। ये सोचा कि जब हम अस्थाई गुप्तचर का निर्माण कर देंगे, स्थापना उसका कर देंगे, तो हमारे शासन काल में जो भी घटित होगी, यानी जो भी बात घटित होगी, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। जब हमें जानकारी मिल जाएगी, तब उसका समाधान कर लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो इसने ये काम किया। और उसके बाद देखिए, ये शराब पर क्या किया? बैन लगा दिया। शराब पर बैन लगा दिया। ये सोचा होगा कि अगर शराब का अक्सर भी वैसे इस्लाम धर्म में अक्सर भी क्या, शराब को लोग कम छूते हैं, नाम तक नहीं लेते, पीते तक नहीं। तो ये सोचा कि शराब पे अगर हम बैन लगा देंगे, तो हमारे शासन काल में जो भी काम करने वाले, जो भी जनता होगी, वो क्या अनैतिक काम नहीं करेगी। अक्सर देखिए क्या नशे में लोग गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, शराब पे बैन लगा दिया। और देखिए जो इसका उद्देश्य था छोटे त्योहार पर बैन लगाने का,
छोटे त्योहार पर बैन इसलिए लगाया, सोचा कि हमारे शासन काल में जो भी कर्मचारी हैं अक्सर क्या छोटे मोटे त्योहार लगभग दिन प्रतिदिन जो है 2-4-10 दिन पे क्या छोटे मोटे त्योहार आते जाएंगे और छोटे त्योहार क्या लोग मनाने के लिए सरकारी छुट्टी करनी पड़ेगी। जब सरकारी छुट्टी करेंगे तो हमारे शासन काल की जो व्यवस्थाएं होंगी वो क्या सही ढंग से चल नहीं पाएंगी। इसलिए क्या किया, छोटे त्योहार पर बैन लगा दिया। जो बड़े त्योहार थे, बड़े त्योहार कोई मनाता था, लेकिन छोटे त्योहार पे क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि ये सोचता था कि जो भी हमारे कर्मचारी है वो कर्मचारी क्या है, ज्यादा से ज्यादा काम में लगे रहे, ज्यादा से ज्यादा छुट्टी ना करें। और उसके बाद देखिए खालसा भूमि। खालसा भूमि का मतलब ये होता है कि जो जमीनें दान में, यानी उस समय जो भी लोग जमीन अपनी दान में दे देते थे, दान में देने के बाद जैसे कोई किसी को दान में दे दिया, दान में देने के बाद जब एक खिलजी जब वहां का राजा बना तो ये क्या किया, पता लगाया कि दान में जमीन किसे किसे कहाँ कहाँ मिली, तो इसका शासन काल था, तो उसे क्या है सरकारी भूमि में बदल दिया। जब सरकारी भूमि में बदल दिया तो अब क्या हो गई, इस माने वहां का राजा यही था ना, तो अब इसकी जमीन हो गई कि नहीं, माने आप प्रत्यक्ष रूप से खुद ही ले, माने जब ये राजा था तो इसकी ही थी, उस समय राजतंत्र चल रही थी। और जैसे आज की डेट में देखिए आप लोग बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। जैसे बंजर भूमि का मतलब अगर आज की डेट में सरकारी काम कोई भी हो, अगर जमीन बंजर है तो अगर उस पर सरकार कोई काम करना चाहती हो तो काम कर सकती है, लेकिन उसके बदले सरकार को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए हम लोग के करीब से क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस में उसके रास्ते में जो भी बंजर भूमि मिली होगी, उस भूमि के बदले सरकार को जो पैसा देने की जरूरत है, पैसा नहीं दिया गया, यानी सरकार जो है वो जो भी यानी उस बंजर जमीन में जिसका भी खेत रहा होगा या घर बना रहा होगा, तो उस जमीन का पैसा सरकार को नहीं देना पड़ा। तो खालसा भूमि का मतलब क्या है कि जो उस समय दान में जमीन दी गई थी उस जमीन को किसमें बदल देना, सरकारी भूमि। यही क्या है खालसा भूमि। और देखिए क्या किया, अमीरों से मिलने का बैन लगा। देखिए अमीरों से मिलने के लिए बैन क्यों लगाया, ये सोचा कि जो है अगर किसी भी राजा को बर्बाद करेंगे तो अमीर व्यक्ति ही करेंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं क्या अपने कमाने खाने में लगे होते हैं, इनके पास इतनी फुर्सत का और इनके पास इतनी व्यवस्था कहाँ है कि जाके जो मीटिंग करेंगे, तो इसलिए अमीरों से मिलने पर प्रतिबंध लगा। ये सोचा कि 2, 4, 10, 20 लोग जो अमीर व्यक्ति होंगे जब आपस में मिलेंगे नहीं तो हमारे प्रति कोई षड्यंत्र रचेंगे, और गरीब में इतनी टाइम है नहीं, अगर गरीब जाके अगर ये मीटिंग करेंगे तो भूखे मरेंगे। तो इसका दिमाग देखिए कितना अच्छा लगा है, ये अमीरों से मिलने का बैन लगा दिया। जानते थे कि अगर षड्यंत्र रचेंगे तो अमीर ही व्यक्ति रचेंगे और गरीब वैसे नहीं। वैसे भी देखिए क्या गरीब की बात कम लोग सुनते हैं, अगर अमीर है तो उनकी बात सभी लोग मानते हैं। तो इसलिए क्या किया, अमीरों से मिलने के लिए क्या कर दिया, बैन लगा दिया। और देखिए ये जो है अपने शासनकाल को चलाने के लिए तरह तरह का कार्य करती है। इसके शासनकाल में 4 प्रमुख कर थे। प्रमुख कर का मतलब समझ रहे हैं, टैक्स, ठीक है। इसके शासनकाल में जो है जजिया कर, जजिया कर था, जाकात कर था, जाकात कर, खराज कर था, और एक था खुम्स। ध्यान दीजिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके शासन काल में 4 प्रमुख कर, जजिया कर, जकात कर, खराज कर और खुम्स कर। देखिए जजिया कर जो था, जजिया कर उन पर लगाया गया था जो गैर मुस्लिम थे, यानी इसके शासनकाल में जो ये जजिया कर था तो यानी गैर मुस्लिम के ऊपर ये जजिया कर था, माने जो मुसलमान कैटेगरी थे उनमें नहीं, माने अदर, जैसे जो हिंदू धर्म के रहे होंगे जो भी अदर थे
उन पे कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। और जो जकात कर था, ध्यान दीजिए, जो जकात कर था यह मुसलमानों के आय पर लगाया गया। मुसलमानों के आय पर का मतलब ये है कि जैसे क्या है, देखिए इसमें कुछ ऐसे करते जो अच्छा भी था और बुरा भी था। तो इसमें देखिए पहला जो जजिया करता, जजिया कर तो ये क्या है, ये अपने धर्म पे लगाया नहीं था, ये गैर धर्म पे लगाया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गलत कर लगाया। और जो जकात करता, जो जकात करता या मुसलमान के इच्छा अनुसार, कहने का मतलब ये अपने ही धर्म पर लगाया था कि जैसे क्या कोई अमीर व्यक्ति है तो दान दे सकता है, दान दे सकता है या कुछ भी दे सकता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार। और ये आज भी चल रहा है। जैसे देखिए क्या, अभी कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो उसमें लोग दान करने आते हैं कि नहीं, दान देते हैं। जैसे कोई है, मस्जिद का निर्माण हुआ या नवरात्रि में ही देखिए क्या लोग मूर्ति वूर्ति बैठाते हैं, उसमें लोग नहीं अपने खुशी से दे देते हैं। तो यह इच्छा अनुसार था। तो एक प्रकार से ये कर तो अच्छा था, जाकात कर तो अच्छा था ना, कि आप अपनी इच्छा अनुसार, आप संपन्न हैं, आप उस योग्य हैं, तो आप क्या है कर दे सकते हैं। और देखिए जो खराज कर था, यह मुसलमान की भूमि का कर था, माने मुसलमान की जो भूमि था उस पर कर लगाया गया। और जो खुम्स कर था, जो खुम्स कर था, यह कर उसके लिए लगाया गया था सैनिकों के लिए। ध्यान दीजिए, जो खुम्स कर था यह सैनिकों के लिए लगाया गया। सैनिकों का मतलब आप सोचेंगे आप सैनिकों के लिए, जो राजा के दरबार में वो सब क्या लड़ते उड़ते थे, उनपे क्यों कर लगाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये सैनिकों पर इसलिए लगाया था कि जैसे बहुत क्या सैनिक थे उस समय, लूटपाट ज्यादा चलती थी ना, चोरी वोरी करते थे। तो अगर वो चोरी करके लाते थे तो उसमें से कुछ धन क्या है राजा का होता था, और धन क्या होता जो लोग लूटते थे। तो इसने क्या है, इसने दो तरह का कर लगा दिया। पहले ध्यान से आप लोग समझिए, जो खून से करता यह सैनिकों पर लगाया गया। सैनिकों का मतलब कि जो लोग धन को लूटते थे, लूटने के बाद जब वो धन को लाते थे, उस धन में कुछ हिस्सा राजा का होता था और कुछ हिस्सा सैनिक का होता था। तो ये पहले राजा जो था कम लेता था, बाद में जो 80% तक लगा दिया था। माने अगर 1 लाख उस समय, अगर मान लीजिए 1 लाख कोई लूट के आता था तो 80,000 राजा का और 20,000 सैनिक का होता था। और देखिए जो ये घर, ये देखिए जो खुम्स में शासन, माने खुम्स में जो सैनिक थे, तो सैनिकों ने क्या किसी कभी काले क्या घरों भी लूट लेते थे, जमीनों में भी। तो ये घर करीब माने जो इसके घरी कर और चरी कर, कहने का मतलब जो घर पर था उस पे क्या लगाया था घरी कर, और जो चारागाह था उस पे क्या लगाया था। कहने का मतलब देखिए अलाउद्दीन खिलजी कितना चतुर था। पहले तो देखा कि हम क्या क्या करके अपना शासनकाल बना सकते हैं, उसके बाद ये क्या किया, सोचा कि अब हम यही जो हमारी प्रजा है इन्हीं से हम क्या धन को वसूली करना शुरू कर दें। तो ये 4 प्रकार का मुख्य कर लगाया था। जजिया कर था जो गैर धर्म वाले थे, यानी जो इसके धर्म के अलामत थे उस पे लगाया था। जाकात कर था कि आप यानी आप इच्छा अनुसार जो दान दे सकते हैं, यानी अगर आप संपन्न हैं, आप अच्छे से कमा खा रहे हैं तो उसके बाद इच्छा अनुसार। तो ये कर तो जायज सी बात थी, अच्छी है। एक कर तो एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा था। और जो खराज कर था यह मुसलमानों की भूमि पर लगाया गया, और खुम्स कर जो लगाया ये सैनिकों पर लगाया। तो सैनिक पर इसलिए लगाया क्योंकि जानता था इन पे कर नहीं लगाएंगे थे। आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर ये जानता था कि अगर हम सैनिकों पर कर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है एक ऐसा कंडीशन आए कि जो है उसी में से कोई सैनिक क्या है धीरे धीरे हमारे लेवल तक क्या हमसे आगे भी जा सकता है। जैसे उसके समय में अगर कोई प्रतापी योद्धा सैनिक रहे और क्या व्यापारी व्यापारी से इधर उधर से लूट लूट के लाए, तो उसके पास क्या धन दौलत ज्यादा हो जाएगी। तो धन दौलत जब ज्यादा हो जाएगी तो अपना अलग से साम्राज्य खड़ा कर सकता है कि नहीं, इसलिए चालाक था, तुरंत लगा दिया, सैनिकों पर भी लगा दिया।
बोला कि जो सैनिक धन लूट कर लाएगा 80% हमारा होगा, 20% उसका। तो माने अब उसमें कोई लूटता भी था तो 20,000, अगर 1 लाख लूटता था तो 20,000 उसका हुआ, 80,000। तो क्या सैनिक इससे आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप 2 करोड़ लूटेंगे तो राजा का उनसे ज्यादा होगा ना। इसका दिमाग देखिए। अब देखिए, अभी तक ये माना नहीं, अरे 20 साल तक शासन किया तो इतनी आसानी से मानेगा। अब इसके बाद इसका दिमाग आया इधर व्यापार की तरफ। तो अब करोड़ जब भी यहां तक तो बात हो गई, अब इसका दिमाग आया कि अब हम अपना जो है साम्राज्य कैसे और विस्तृत करेंगे। तो ये क्या क्या व्यापार की तरफ ध्यान दिया। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग पर ध्यान दिया। तो ध्यान दीजिए, जितना है हमने बता ही दिया था। दिल्ली की बात की जा रही, तो दिल्ली से जो गुजरात था करीब पड़ता था, यानी दिल्ली से जो गुजरात था वो करीब पड़ता था। उस समुद्री मार्ग पर ये क्या किया, ध्यान दिया। 1297 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1297 ईस्वी में गुजरात का राजा जो था, गुजरात के राजा का क्या नाम था बताए थे? रायकर। इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और देखिए, इसलिए इसे माने ये व्यापार पर भी अब ध्यान देने लगा कि जो हम व्यापार करेंगे तो भी उससे भी तो आय बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो 1297 ईस्वी में गुजरात के जो राजा रायकर्ण थे उसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और देखिए, यह जो है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का अभियान भी शुरू किया था। अब यहां से अब इसके बारे में हम जानेंगे कि जो इसके सेनापति थे वो कहां कहां गए और किसे किसे लूट कर आए। हमको लगता है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है इसके आगे का वर्णन कल करेंगे।